Hello students, yesterday we have discussed the traits of physical properties of group number 15 elements. So today we are going to continue. In the last class we have discussed atomic radius, ionization enthalpy, electronegativity, electron gain enthalpy, नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन gain enthalpy. चलिए, तो आज डिस्कस करना है, एक दो प्रॉपर्टी और करनी है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट हम डिस्कस कर चुके हैं. चलिए, डिस्कस करना है एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन. देखिए, ये ग्रुप होता है पूरा 15 ग्रुप: नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. ठीक है. अभी जो ग्रुप 15 है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है नाइट्रोजन. एज वी नो, each element of any family has anomalous behavior from the entire family. पूरी अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग बिहेवियर शो करता है. anomalous का मतलब डिफरेंट बिहेवियर. किस किस रेस्पेक्ट में करेगा वो अभी हम स्टार्ट कर ले रहे हैं. ठीक है. anomalous behavior of nitrogen because nitrogen is the first element of the group. Let's check. First one, small in size. Small in size. As we know, nitrogen having atomic number 7, having electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p3. So we have just 2 shells in nitrogen, whereas in P we have 3 shells, 4, 5, 6. ठीक है. So small in size. Second one, just 2 electrons in second last shell. Second last shell. इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है. देख लीजिए आप, इसकी सेकंड लास्ट शेल है, इसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है. यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या होगा, फॉस्फोरस का अगर मैं करूँ, नाइट्रोजन तो हमें पता लग ही गया. Phosphorus 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p3. So this is the last cell and this is second cell, second last cell. And we have 8 electron in second last cell. हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है. तो नाइट्रोजन के केस में ये कैसा है कि जो उसके सबसे बाहर की शेल है, ये लास्ट वैलेंस शेल, उसके अंदर का जो शेल होता है, इनर शेल जिसको हम बोल रहे हैं, सेकंड लास्ट शेल जिसको हम बोल रहे हैं, that have just 2 इलेक्ट्रॉन्स. उसके पास केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. ठीक है. चलिए, 2 प्रॉपर्टी हो. थर्ड प्रॉपर्टी, स्मॉल इन साइज. अगर साइज ज्यादा है तो पूरे ग्रुप में हाईएस्ट Z इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा है. अब इसके वजह से 3-4 प्रॉपर्टी जो हमारी बनती हैं, यूनिक प्रॉपर्टी, उनका ट्रेंड सबसे अलग हो जाएगा. सच एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी. हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट इन द ग्रुप. केवल ग्रुप की बात कर रहे हैं, पूरी प्रेडिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है. फिफ्थ वन, हाईएस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा EgH1. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू सबसे ज्यादा हाई होगा. ठीक है. सिक्स, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो भी ज्यादा होगी. क्यों? इन द ग्रुप. क्यों? क्योंकि Z इफेक्टिव इसके पास ज्यादा है. ठीक है. तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं. अच्छा, इसका एक और है कि ये तो यहाँ पर नेक्स्ट वन, इसका जो होगा ये डाई एटॉमिक है.
डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, ये डायटोमिक फॉर्म बना सकता है, जस्ट N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। फॉस्फोरस टेट्राटोमिक होता है, ठीक है। आर्सेनिक ये सब है तो पॉलीएटोमिक ही, लेकिन डायटोमिक में केवल यही आता है, ये भी बात है इसका। एनोमलस बिहेवियर ये भी हो सकता है, ठीक है। और इसके पास यहाँ पर लिख सकते हैं हाईएस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है पूरे ग्रुप के अंदर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। सिंपल सी बात है, ये देख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो नॉन मेटल होता है उसकी सबसे ज्यादा हाई होती है, और जब सबसे ज्यादा पूरे ग्रुप में सी की हाई है तो इट विल बी कंसिडर एज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, ये सब हो गया। चलिए तो हाँ, इसका एक और है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, नो हाइब्रिडाइजेशन occurs during bonding in case of नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के केस में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, बिकॉज इसके पास डी सब शेल नहीं है, तो ये भी एक नया इसका आ गया, डी ऑर्बिटल्स आर एब्सेंट, डी ऑर्बिटल्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो मतलब इसको इसका फेस देख करके, ये ग्रुप देख करके जितना भी इसका डिफरेंट प्रॉपर्टी है वो बता सकते हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टी बन जाएगा। जैसे कि 10th के बाद 11th प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं इसका। एनोमलस में डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। 11th में इसके पास होता है कि ये जस्ट 3 बॉन्ड ही, सिग्मा बॉन्ड ही बना पाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड, जस्ट 3 covalent bonds are formed in case of नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम के केस में कितने बॉन्ड बनते हैं? कोवलेंट, जस्ट 3, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, नाइट्रोजन केवल और केवल इट कैन फॉर्म पी पाई, ठीक है, पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्डिंग कर पाए, नॉट डी पाई। अब ये बॉन्डिंग समझने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ें और इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट, और इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ये जो बॉन्डिंग आया है नए टाइप का, ये जो पी पाई डी पाई और डी पाई बॉन्डिंग है, इसको हम चेक करें। चलिए सो पी पाई सबसे पहले चेक करते हैं, पी पाई बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद करेंगे पी पाई डी पाई बॉन्ड और डी पाई बाद में करते हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक में भी कर सकते हैं इसको मालूम है। चलिए पी पाई बॉन्ड, अच्छा हमको देखना होता है, देखिए सपोज वी हैव नाइट्रोजन 7 1s2 2s2 and 2b3, we just have p electrons, हमारे पास d ऑर्बिटल नहीं है, b ऑर्बिटल नहीं है। as we know pz forms just sigma bond, but px and py will form which type of bond?
पाई बॉन्ड, ठीक है। सो हियर p pi occurs in case of nitrogen. If I say nitrogen and nitrogen again, ठीक है। Here I have 5 electrons in the valence shell and 3 electron will be shared by each nitrogen atom, and nitrogen triple bond nitrogen triple bond nitrogen will be formed, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। अब वैकेंट क्या था यहाँ देखना जरा। अगर मैं सेकंड शेल के लिए जस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंट क्या था हमारा, यहाँ वैकेंट था जस्ट p ऑर्बिटल, जिसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, जिसको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। यानी कि जो नए इलेक्ट्रॉन हमने शेयर किए हैं वो यहीं आए होंगे, यानी कि p ने ही अपना बॉन्डिंग किया है, यानी कि px py pz। अब भैया pz और pz ये तो निकल लिए सिग्मा बॉन्ड लेकर के, px ये बनाएंगे पाई, और py फिर से बनाएंगे पाई। कैसे बनाएंगे, जैसे आपने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, 3 एक्सिस इन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। दूसरा ये है, अगर मैं इनको अट्रैक्शन कराता हूँ तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका हुआ, जस्ट हमने मान लिया pz का हुआ। अब ये वाला सामने वाला ये हुआ px और ये सामने वाला ये हुआ pz, तो दे विल बी ओवरलैप साइड बाय साइड, दूर से ही ओवरलैपिंग करेंगे साइड बाय साइड, एंड दे विल फॉर्म पाई बॉन्ड। इतना तो हमें पता लग गया है कि इसमें एक सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है। अब वो पाई बॉन्ड कैसे हैं, ये जो एक एटम है इनका ये वाला, इसका भी p ऑर्बिटल यूज हुआ है और इसका भी p ऑर्बिटल यूज हुआ है, और उसका px और py हुआ है, इसका भी px और py हुआ है। और जब px बॉन्डिंग कर रहा है तो पाई बॉन्ड बन रहा है, py कर रहा है तो पाई बॉन्ड बन रहा है। तो क्या हुआ यहाँ पर p पाई बॉन्डिंग, क्या हुआ p पाई एंड p पाई बॉन्डिंग, और टोटल p पाई बॉन्ड्स नंबर आर 2। दो हमारे पास कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, ठीक है। तो ये था हमारा p पाई एंड p पाई बॉन्ड, ठीक है। चलिए इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं p पाई एंड p पाई। इसके लिए फिर से एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेंगे। एक ऐसा एग्जांपल अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जिसके पास p ऑर्बिटल जिसका पाई बॉन्ड बनाता है उसको p पाई बॉन्ड बनाता है, और दूसरे का भी अगर p ऑर्बिटल खाली है और p के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएंगे तो उसका भी p पाई आ जाएगा, तो p पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ में ये वाला हमारा नाइट्रोजन का केस तो ये है ना, p पाई समझ आ रहा होगा, p पाई। अब ये जो d पाई है यानी कि ये d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यूज होंगे बॉन्डिंग में, ठीक है। कैसे होंगे वो देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ PCl3, फॉस्फोरस का तो चलो लिख लेते हैं, फॉस्फोरस 15, नहीं इसका नहीं करते, p पाई d पाई में हम करेंगे NCl3 कर लेते हैं। अब N7 1s2 2s2 2b3 और Cl17 1s2 2s2 2p3 3s2 3p5। अच्छा d अभी भी यूज नहीं हुआ, p पाई एंड d पाई। अच्छा कर ले जरा p पाई d पाई, बॉन्डिंग करना ही है क्या, करना ही है तो अच्छा अच्छा नाइट्रोजन तो p पाई d पाई बॉन्ड बना नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 ही बॉन्ड बना पाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप केवल p पाई बॉन्डिंग समझे, तो d पाई क्यों नहीं बना पाएगा, सोचने वाली बात है। ये केवल 4 बॉन्ड मैक्सिमम ज्यादा बना सकता है, क्यों, इसमें से 3 कोवैलेंट होंगे, ठीक है, और एक होगा आपका कोऑर्डिनेट, बस, ठीक है। तो अभी p पाई पर ही रुके, आप इतना ही समझे कि ये p पाई बनाता है, p पाई d पाई नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, सोचने वाली बात है भाई।
पी पे कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंट थे इसके 3, तो केवल 3 ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, डी पाई के लिए हमारे पास डी ऑर्बिटल का वो होना चाहिए वैकेंट, वैलेंस डी शेल होनी चाहिए, वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल आना चाहिए, डी सब शेल आना चाहिए, जो कि आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ट्रांजिशन मेटल, और जो बनेंगे आपके कोटेशन कंपाउंड। ठीक है, वहां हो सकता है जहां पर आपका नाइट्रोजन का एटम एक्ट एज ए लिगेंड वर्क कर रहा हो। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन का कंपाउंड हो, जैसे NH3 हो गया, वहां पर बनेगा। ठीक है, NH3 जब लोन पेयर किसी को देगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो ये वाले क्या है, ये p पाई के हैं। ठीक है, और यहाँ डी का कोई मेटल का डी ऑर्बिटल होगा, वो डी पाई बनेगा, तब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा p पाई। ठीक है, चलिए, तो ये डिस्कस हमने कर लिया है। अब रिएक्टिविटी करते हैं इनकी केमिकल हाँ, ट्रेंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी अब हमने खत्म कर ली है, कल स्टार्ट किया था, आज फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो चुका है एनालिसिस बिहेवियर के साथ। ठीक है, चलिए, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए देख लेते हैं ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहला है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन चेक करें, चलिए कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, 15th ग्रुप हमारा ये है। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, वैलेंसी क्या हो सकती है, वैलेंसी इसकी 3 भी है, ग्रुप वैलेंसी जो 3 है और 5 भी है, लेकिन इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट इज 3। नाइट्रोजन और बिस्मथ के केस में 3 है। ठीक है, तो ये किस टाइप का, इफ आई से इफ E is equals to 15th ग्रुप एलिमेंट, अगर E को मैं कह दूं कि 15th ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है और H रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन, देन EH3 टाइप, EH3 एंड EH5 टाइप हाइड्राइड्स आर फॉर्म। ठीक है, ये स्टेबल नहीं होता है, इसलिए कम बनता है, इसलिए इसकी स्टडी कम होगी। EH3 पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, बस इतना याद रख लेना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बनते कैसे हैं। देखिए कैसे बनेगी। एक बना NH3, फिर बना PH3, फिर बना ASH3, फिर बना SBH3। ठीक है, ये वाला, फिर बना BIH3 लास्ट वाला, ये तो है ही है। ठीक है, चलिए अब ये जो हमारे हाइड्राइड्स आए हैं, अब इन हाइड्राइड्स का फिजिकल प्रॉपर्टी फिर से चेक करना पड़ेगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, हाइड्राइड इन्होंने बना दिया है। अब ये जो हाइड्राइड बनाया है, ठीक है, इसका सबसे पहले चेक करना होगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्या चेक करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखना मेल्टिंग पॉइंट में NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BIH3। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में हमने बताया था आपको कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रेंड ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में यहां पर H बॉन्डिंग है। H बॉन्डिंग किस पे है? NH3 में। तो ये NH3 का कम नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, NH3 का सबसे ज्यादा होगा और PH3 के बाद फिर बढ़ता चला जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्या कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द
मोलर मास कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ H बॉन्डिंग लगाओ इस वाले में, और यहाँ से यहाँ तक फिर लगाओ आप मोलर मास कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू मोलर मास। ये वाला सही है, आप टेबल में भी देख सकते हो, वैल्यू कभी नहीं पूछेगा टेबल में। एट पेज नंबर 168 ऑफ एनसीईआरटी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NH3 is 195.2 एंड द अदर एलिमेंट्स हैज लो वैल्यू। इन सब की सबसे ज्यादा है, ये याद रखेंगे आप। इसको अगर आप ऐसे ब्रैकेट लगा लोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। इन सब से ब्रैकेट लगाने के बाद इन सब से तो ज्यादा ही है। अच्छा, इसको बड़ा ब्रैकेट लगाते ऐसे, इन सब से ज्यादा है, ठीक है। इन सबसे ज्यादा है, और इनका ट्रेंड फ्रॉम TH3 टू BiH3 है। नाइट्रोजन की H बॉन्डिंग समझाने का तो आई थिंक जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बात आती है बॉइलिंग पॉइंट का। सेम वैल्यू होगी बॉइलिंग पॉइंट में भी भाई, ठीक है। सेम वैल्यू हो जाएगी बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा EH डिस्टेंस, बहुत सिंपल है, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। क्या बोला मैं, EH बॉन्ड लेंथ, क्या बोला हूं, EH बॉन्ड लेंथ। E मतलब एलिमेंट नाइट्रोजन और H, देखो EH बॉन्ड लेंथ यहां पर चेक करना है। अब यहां पर समझिए आप, इसको मैं रफ कर लेता हूँ साइड से, अच्छा नहीं करते चलो, ठीक है। EH, E में नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आएगा, फॉस्फोरस के बाद एंटीमनी, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ऐसे इनका साइज बढ़ता चला गया। अच्छा साइज बढ़ा, लेकिन हाइड्रोजन जो 3 हाइड्रोजन लगे थे वो तो ऐसे लगे थे ना, 1 2 3। अब ये जो बॉन्ड बना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यहाँ हाइड्रोजन तो सेम ही रहा होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, यहाँ हाइड्रोजन तो सेम ही रहा होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ भी सेम ही रहा होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और यहाँ भी सेम ही रहा होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। हमें चेक करना होगा बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉन्डेड एटम्स। और जो एटम है बंधे हुए उनका तो साइज ठीक है, हाइड्रोजन है, लेकिन जो हमारा मेन एटम है उसका साइज बढ़ता चला। दोनों में से किसी भी एक एटम का या दोनों एटम का साइज बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो क्या हुआ, NH3 से लेकर BiH3 तक ये जो बॉन्ड लेंथ थी वो बढ़ती चली गई। तो बस इसका एंड ये बताएगा। ठीक है, आया समझ? चलिए बहुत अच्छे। इसके बाद फिर से डिस्कस करते हैं नेक्स्ट करेंगे बॉन्ड एंगल। इसको मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन चल, बॉन्ड एंगल कौन सा, कि जो E और H इनके जो बॉन्ड बन रहे हैं उनके बिटवीन ही एंगल। जैसे कि आपने देखा सबका स्ट्रक्चर कैसे होगा, पायरामिडल होगा। पायरामिडल क्यों, पायरामिडल विद 1 लोन पेयर, ये स्ट्रक्चर है इसका। क्या, अगर N को मैं कहूँ ये लोन पेयर, हाइड्रोजन 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 थीटा, एज इट इज PH3 में बेटा सेम रहेगा, बस यहाँ थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, इस थीटा का वैल्यू चेंज होगा। तो यही हमको देखना है कैसे। अब ये डिपेंड करता है, मैं इसको बता दूं, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको याद रखना। लास्ट किसी उसमें भी बताया था हमने, लास्ट ईयर या आपको बताया होगा किसी दूसरे चैप्टर में। मेन एटम है, सपोज ये मेन एटम है,
इस मेन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो ये दो बॉन्ड बना रखे हैं, 3 बॉन्ड, 1, 2 और 3। इन तीनों बॉन्ड में जो बॉन्ड पेयर है, सपोज ये बॉन्ड पेयर है यहाँ पर, ठीक है, ये बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करके रखेगा अपनी तरफ, तो बॉन्ड को ऐसे टाइटली खींच के रखेगा। जैसे ही फॉस्फोरस का नंबर आया, बीच में से हटा के नाइट्रोजन फॉस्फोरस रखो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो कम खींच के रखेगा, फिर और कम खींच के रखेगा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ये जो काम हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ये जो काम हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रेंड बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, ई का, ई मतलब एलिमेंट का, ठीक है, एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है, तो NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कम होता चला जाएगा, ठीक है, उसके बाद कम होता चला जाएगा। ये ट्रेंड आपको सीखनी जरूरी है। ये मान के चलिए कि ये सब खत्म है, बिल्कुल इन्हीं में चलकर खत्म हो जाएगा, अगर ये समझ आते हैं आपके, ठीक है। तो ये था हमारा बॉन्ड एंगल। चलिए, अब बी के बाद 2 पॉइंट और है हमारे, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। आइए चेक करते हैं डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ एच ऑफ बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। कौन सा बॉन्ड बनेगा, इसके बीच बॉन्ड बनेगा, ई मतलब इन सब में से कोई है, ठीक है, हाइड्रोजन। जब ये बॉन्ड बनना है, हमें पता है ये बॉन्ड जो बनने का प्रोसेस जो होता है, ये जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ये, क्यों जेड इफेक्टिव ही तो रेडी है बॉन्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा वो जल्दी बॉन्ड बनाएगा। कौन बॉन्ड बनाएगा सबसे जल्दी, और ये जो वैल्यू है जब बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, जब बॉन्ड फॉर्म होता है जनरली वैल्यू जिसकी जेड इफेक्टिव ज्यादा होगी वो जल्दी बना लेगा। जब ये बॉन्ड फॉर्म होगा तो NH3 के लिए सबसे कम आएगा, सबसे कम नहीं मतलब, अगर देखो जब बॉन्ड फॉर्म होता है एनर्जी निकलती है, और जब एनर्जी निकलेगी तो उसका साइन होगा नेगेटिव। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये जल्दी एक्सप्लेन हो जाएगा इस तरीके से। अब देख रहे हो NH3 माइनस 46.1, 13.4, 66.4, 145.1 और 278, और ये किलो जूल पर मोल में है सर। यहाँ से क्या समझ आ रहा है ये बताइए आप। देख रहे हैं कि इसके केस में नेगेटिव है, यानी कि ये तो सबसे जल्दी बनेगा, एकदम एनर्जी रिलीज करेगा बनने के बाद। ये तो रेडी बैठा है बनाने के लिए बॉन्ड, इसमें थोड़ा कम एनर्जी देना पड़ेगा, धीरे धीरे एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन कम है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है और उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर जेड इफेक्टिव का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको माना जाए तो उससे आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। तो बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी सबसे कम इसके लिए, और ऐसे ही ट्रेंड बनता चला जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी होगी उतना ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, जितना कम होगी उतना कम हमें मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ कम है, कम मेहनत करनी पड़ रही है, ज्यादा है, यहाँ बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और ये तो नेगेटिव है, यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ये अपने आप ही होगा। यहाँ तो हमें कम मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ कम भी नहीं करनी पड़ेगी, जीरो मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है। ये था बॉन्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी। और लास्ट आपका 6th जो आया है दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और ये आप समझ ही गए होंगे नाम से, बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर कोई एनर्जी की जरूरत पड़ रही है दैट इज कॉल्ड डेल्टा डिसोसिएशन H,
ठीक है। और बॉन्ड को तोड़ने के लिए जरूरत कब पड़ेगी ज़्यादा, जहाँ बॉन्ड लेंथ होगी कम, जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ कम की जरूरत पड़ेगी और ज़्यादा एनर्जी लगेगी यहाँ। तो सिंपल सी बात है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी NH3 के लिए सबसे ज़्यादा होगा और ये घटता चला जाएगा। ठीक है जी, ये आपका सिंपल सा ट्रेन आ गया। अब केवल हमें क्या करना है, क्यों हम बार बार कह रहे थे लास्ट ईयर कि थर्ड चैप्टर अपना स्ट्रॉन्ग रखें, थर्ड चैप्टर अपना स्ट्रॉन्ग रखें, दैट इज द बेसिक ऑफ द केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बॉन्डिंग में भी सब ये यही काम है। थर्ड और फोर्थ चैप्टर का सारा कंसेप्ट यही वापस रिपीट हो रहा है, जस्ट इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ देयर कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर केवल हाइड्राइड के बारे में इतनी चीजें हम बता पाए और ये वही सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ी थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज। अब हाइड्राइड बन चुका है, एक ही टाइप का हाइड्राइड NH3 EH3 के बारे में डिस्कस किया। EH3 के बारे में बनने में क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ कितना है, बॉन्ड एंगल कितना है, बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना है और उसका एंगल कितना है। ठीक है, ये सब। चलिए, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना है। ठीक है, तो आज हमने हाइड्राइड किया है, कल हम इसके हैलाइड और ऑक्साइड के बारे में कर लेंगे और फिर परसों इसके कंपाउंड स्टार्ट हम कर लेंगे जो कि हमें पढ़ने हैं, डाइनाइट्रोजन, अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है बेटा, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।